हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम सब मॉक टेस्ट सीरीज में जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का भाग प्रथम हमने कल प्रस्तुत किया था, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगा और आज भाग सेकंड देखूंगा। और इसके अंतर्गत हम सब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में और भी 25 क्वेश्चंस मैं लूंगा। कल के 25 क्वेश्चंस के क्रम में हमने बहुत सारी बातें बताई जो उस क्वेश्चंस में समाहित नहीं था, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है उसमें ढूंढा जा सकता है, उसमें देखा जा सकता है। तो आज की इस क्लास में 25 और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड और भी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने साफ साफ लिखा है। ठीक है, यहां पर इस चीज को आपको समझना होगा कि हमने यहां पे साफ साफ लिखा है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पे आपको जो है वो दिख रहा है कि भाग 2 हो गया, पार्ट 2 हो गया। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब किया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किस पुस्तक में की थी? तो ध्यान ये रखिएगा कि 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। ठीक है, आनंद मठ की रचना की थी और इस आनंद मठ में ही उन्होंने सर्वप्रथम वंदे मातरम के बारे में जो है उल्लेख किया था और जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि इस वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को जो है वो क्या है कि महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, ठीक उसी तरह से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। साथ में अगर आपको इस बात को भी समझना है कि वास्तव में इसमें जो है वो कौन कौन से, कि ये अगर देखिएगा सुधारक जो है ये जीजी आगरकर का था। ठीक है, सुधारक जीजी आगरकर का था। इसके बाद ठीक है, अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय का, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का और आनंद मठ जो है वो किनका हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किस पुस्तक में की थी? तो उसका सही जवाब है आनंद मठ। ठीक है, ये सब लोग जानते होंगे 1882 ईस्वी में लिखा गया। और हमने आपको लास्ट वीडियो में भी इस बात का कई बार आएगा तो कई बार जिक्र होगा ना, तो सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि भारत की आजादी के पूर्व भारत का राष्ट्रगान के तौर पे वंदे मातरम जो है एक प्रकार से अपना दर्जा हासिल किया हुआ था। कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं थी, लेकिन राष्ट्र जो है वो कह कि उसने इस रूप में से अपनाया था। लेकिन आजादी के बाद जब भारत के राष्ट्रगान के चयन की बात आई, जब सिलेक्शन की बात आई, तो फिर राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन का जो है संकलन हुआ और उसको जो है सिलेक्ट किया गया। और इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि वंदे मातरम वास्तव में उसमें एक धर्म का क्या है कि एक विशेष असर दिखता है और इसलिए यह सारे धर्म के लोगों को जोड़ नहीं सकता है, ऐसे तर्क जो है वो दिए गए। और यही कारण रहा कि वंदे मातरम जो आजादी के पहले राष्ट्रगान का एक अघोषित जो है वो कह सकते हैं कि दर्जा हासिल कर लिया था, बाद में उन्हें जो है वो राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, जबकि राष्ट्रगान का दर्जा जनगण मन को दिया गया। ठीक है ना, तो यहां पर यह समझ लेना है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, सुधारक ये हो जाएगा जीजी आगरकर का। ठीक है, ये जीजी आगरकर का हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय का है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सब सवाल है। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो है वो क्या है कि समाचार पत्र माना जाता है। और आनंद मठ तो उपन्यास ही है, वो किनका हो जाएगा? वंदे मातरम का। ठीक है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो कांग्रेस के 1896 के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था? तो हमने आपको बताया था कि वो कलकत्ता अधिवेशन हो, चाहे वो राष्ट्रगान के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो राष्ट्रीय गीत के कॉन्टेक्स्ट में हो, दोनों का सही जवाब कलकत्ता अधिवेशन होगा। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, उसमें वंदे मातरम पहली बार राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, जबकि राष्ट्रगान जन गण मन जो है पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर। कल की क्लास में हमने इसे बताया था। ठीक है, तो कांग्रेस के 1896 के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था? तो वो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इस दिल्ली अधिवेशन की बात मैं आपको बता दूं, सितंबर 1923 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1923 ईस्वी में
सितंबर 1923 एडी में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो है वो क्या है कि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम कांग्रेस के इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड जो है दर्ज है, और वो रिकॉर्ड ये है कि वो आज तक के कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने। और ये कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? सितंबर 1923 ईस्वी में जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। इसके बाद देखिएगा कि बंबई अधिवेशन, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की बात करिए कि 1887 एडी में, ठीक है, 1887 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और बदरुद्दीन तैयब जी ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। यहां पर यह ध्यान में रखिएगा कि अगर सवाल आपसे यह पूछा जाए कि आजादी के पूर्व कुल कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो 3 महिलाएं हो जाएंगी। और वो कौन कौन सी हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगे 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू ऐसी पहली भारतीय महिला हो जाएंगी जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। तीसरी जो है वो क्या है? नलिनी सेन गुप्ता 1933 एडी में उन्होंने भी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे नलिनी सेन गुप्ता हो, ये हिंदुस्तान की नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के थे। नलिनी सेन वास्तव में नेल्ली उनका रियल नेम था और किसी अभिजीत सेन गुप्ता से उन्होंने शादी कर ली थी, इसलिए वो नलिनी सेन गुप्ता या नेल्ली सेन गुप्ता हो गई। लेकिन मूल रूप से वो भारतीय नहीं थे, मूल रूप से एनी बेसेंट भारतीय नहीं थे। तो फिर तीसरा जो है, तीसरी महिला सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और सरोजिनी नायडू, ये ध्यान रखिएगा जब भी सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भारत की आजादी के पूर्व एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये बात याद रहेगी। लेकिन जब सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि आजादी के पूर्व कुल कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो 3 महिलाएं हो जाएंगी, एनी बेसेंट, इसके बाद सरोजिनी नायडू, इसके बाद नेल्ली सेन गुप्ता। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, नेल्ली सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। लेकिन सरोजिनी नायडू इन दोनों के बीच 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो हो जाएंगी कौन? वो एनी बेसेंट। लेकिन पहला मुसलमान पूछा जाएगा कि वो पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? तो ध्यान यह रखना है कि 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करके जो है उन्होंने जो है एक प्रकार से क्या है कि ये रिकॉर्ड कायम किया या ये अपना नाम दर्ज किया, वो पहले मुस्लिम बन गए जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कांग्रेस के 1896 के जिस कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी और पंडित बिशन नारायण धर 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी में जो है भारत के राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया, ठीक है, इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है इन पर, उनको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहली बार, धन के निष्कासन सिद्धांत का शास्त्रीय विवेचन सबसे पहली बार जिन्होंने किया था वो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का शानदार वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, शानदार, भारत का शानदार वयोवृद्ध पुरुष कहा गया किनको? दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ जो सवाल आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया और कौन कौन से जो है लेख में, जैसे पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में हमने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो फिर से समझिएगा कि 1896 की जिस कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने
की थी पंडित बिशन नारायण रहमतुल्लाह सयानी ने। और पंडित बिशन नारायण दर 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने जो है एक तो 1886 में, ठीक है, 1886 में ये दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक तो 1886 ईस्वी में दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कलकत्ता में हुआ था, फिर 1893 में, और फिर 1906 ईस्वी में भी जो है उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो 3 बार उन्होंने किया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, शानदार वयोवृद्ध पुरुष कहकर पुकारा जाता है। चौथे में देखिएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कल के क्लास में बताया था अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इन्होंने ही किया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। और हमने कल की क्लास में बताया था जनगण मन जो था वो सबसे पहली बार किसमें प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका में, और उसमें शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। ठीक है, भारत भाग्य विधाता के नाम से शीर्षक था, तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन का जहां तक सवाल है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद लिखा और खुद ट्रांसलेशन किया, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने उन्होंने जो है वो किसकी रचना की थी? उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन अरविंदो घोष ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है मैं फैक्ट्स बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ऐसे एक और पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। लेकिन देखिए ये सब लोग जानते हैं, बट एक सवाल ये आया था कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना कौन से जेल में या कौन से आंदोलन के दौरान किया था? तो ये ध्यान रखिएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब उनको जो है अहमदनगर दुर्ग में, अहमदनगर किले में महाराष्ट्र में जब उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, तो वहीं पर उन्होंने जो है इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना का जो है वो कार्य प्रारंभ किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। और जवाहरलाल नेहरू की वो 9वीं जेल यात्रा थी, और लगभग 1000 से ज्यादा दिनों तक जो है वो जेल में वो समय व्यतीत कर चुके थे। तो इस दौरान उनके पास बड़ा लंबा वक्त मिला, और इसके बाद जो है उन्होंने क्या है कि उसमें जो है उन्होंने इस पुस्तक का प्रणयन किया, जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी मौका मिले तो जरूर इसको पढ़िएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो क्या है कि इनके बारे में अरविंदो घोष से संबंधित एक सवाल और आया है। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है, ये बात सब याद आती जा रही है इसलिए मैं बता रहा हूं, और सब एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंदो घोष आपको मालूम है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ जो है वो गर्मपंथी थे। और अरविंदो घोष ने एक पुस्तक लिखी है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कहने का मतलब है कि जो गर्मपंथी थे वो एक नई रोशनी थे। ओल्ड मतलब हो गया जो नरम पंथी थे, तो नरम पंथियों के लिए गर्म पंथी जो है एक नई रोशनी के समान थे, नए प्रकाश के समान थे, या वो एक नई बात करना चाहते थे, नई विचारधारा। और उनका कहना था कि नरम पंथियों की राजनीति जो है उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, ये भिखमंगी राजनीति है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, और स्वराज मांगने से नहीं लड़ने से मिलेगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। तो अरविंदो घोष ने क्या किया? उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक एक पुस्तक की रचना की। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल जो है वो आ चुके हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस प्रसिद्ध सितार वादक द्वारा राग सारंग में स्वरबद्ध धुन में गाया जाता है? ठीक है, किनके द्वारा तैयार राग सारंग में स्वरबद्ध धुन में गाया जाता है? तो यहां पे देखिए ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो है वो क्या है कि थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, पन्नालाल घोष ना होकर यदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, यदुनाथ भट्टाचार्य ने ही जो है उन्होंने वंदे मातरम गीत को राग सारंग में सितार में जो है इन्होंने क्या है स्वरबद्ध किया था। तो ये सितार वादक थे। अगर देखिए पन्नालाल घोष जो है ना अगर यहाँ पे, तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख लीजिएगा कि कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि पंडित रविशंकर
पंडित रविशंकर की बेटी का नाम अनुष्का शंकर, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है सितार के मतलब एक बेहतरीन जो है प्लेयर माने जाते हैं, सितार वादक जो है माने जाते हैं। इसीलिए इसी प्रकार जो है आप समझ ले अमजद अली खां ये सरोद वादक है, ठीक है। अमजद अली खां सरोद वादक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें, ये सब बहुत ही फेमस शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक सफल हस्ताक्षर ही नहीं बनाए बल्कि उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया, ठीक है, नया ट्रेंड सेट किया जिसको कि उसके बाद की पीढ़ी जो है वो क्या है कि फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, रविशंकर सितार बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है शहनाई वादन में आपको मालूम है बिस्मिल्लाह खां हो गया, ठीक है। इसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, इसी प्रकार अमजद अली खां सितार वादक, इसी प्रकार गोदई महाराज, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, ये सब के सब जो है वो क्या हो जाएंगे तबला वादक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब छोटे छोटे सवाल है जो अक्सर विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा वंदे मातरम गीत को संविधान सभा ने कब भारत के राष्ट्र गीत का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया आपको हमने बताया था कि 24 जनवरी 1950 का जो दिन है ये कई बातों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया सबसे पहली बात राष्ट्रीय गीत को भारत के राष्ट्र जनगण सॉरी वंदे मातरम को भारत के राष्ट्र गीत का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी कि इसी दिन राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को दर्जा दिया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को यह ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो है हमारा हिंदुस्तान गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ। लेकिन इसी में एक और इंपॉर्टेंट जो आगे भी आएगा कि इसी 26 जनवरी 1950 के दिन जो आज हिंदुस्तान का नेशनल एम्बलम है, जो अशोक की जो मूर्ति है, ठीक है ना, जो नेशनल एम्बलम के तौर पे है, उससे नेशनल एम्बलम का दर्जा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला। 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक की जो चिन्ह है उसको जो है नेशनल एम्बलम के तौर पे स्वीकार किया गया। इसी प्रकार 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत को भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा इसको आप देखिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के रूप में किसको अपनाया गया आप जान रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम अपनाया गया, अशोक चिन्ह नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे अपनाया गया, ठीक है। इसके बाद 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्र ध्वज हो जाएगा। इसके बाद 22 मार्च 1957 ईस्वी को, ठीक है, ये जो है वो क्या हो जाएगा कैलेंडर शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया, ठीक है। शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, ठीक है ना। ये सब सवाल जो है वो आते हैं। और ये 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान का दर्जा जनगणमन को मिला। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम को मिला। 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम के तौर पे अशोक के राज के चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसी प्रकार 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत के रूप में शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वंदे मातरम गीत को संविधान सभा ने कब भारत के राष्ट्र गीत का दर्जा दिया, 24 जनवरी 1950, ठीक है। भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम को किसने संगीतबद्ध किया, तो ध्यान यहां पे ये रखना है कि एक तो देखिए 3 बातें समझिएगा कि अरविंदो घोष ने वंदे मातरम लिखा, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, अरविंदो घोष ने। और किसने स्वरबद्ध किया, संगीतबद्ध किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 3 महान विभूतियों ने
योगदान दिया था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया। ठीक है, अरविंदो घोष ने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा ने अपने चतुर्थ अधिवेशन में, ये ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमने बताया ना कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को अपनाएगा, 22 जुलाई 1947। ठीक है, और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और उसी अधिवेशन में इसको अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के रूप में। इसमें एक बात समझिएगा कि राष्ट्र ध्वज पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक झंडा हो, ठीक है, एक राष्ट्रीय झंडा हो, इस बात को सबसे पहली बार, इस कॉन्सेप्ट को किसने लाया? तो बेंगाली वेंकैया ने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सवाल है, कई बार आ चुका है कि बेंगाली वेंकैया जो थे ना, वो क्या है कि उन्होंने ही सबसे पहली बार राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे की कल्पना की थी। लेकिन उस समय उन्होंने जो है वो क्या है कि केसरिया जो रंग है ना, उसकी जगह पे लाल रंग को जो है जगह दिया गया था। और 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया, गांधी जी ने इसकी सराहना की थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि बाद में गया, फिर बाद में क्या हुआ कि इस पर और भी जो है मतलब परिवर्तन होता रहा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, बेंगाली वेंकैया ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे की कल्पना की, लेकिन उन्होंने जिस तिरंगा की रूपरेखा तैयार की थी वही एज इट इज स्वीकार नहीं किया गया, उसमें परिवर्तन होता रहा। लेकिन सबसे पहले अगर सवाल की बात आएगी किसके दिमाग में आया, तो वो बेंगाली वेंकैया का हो जाएगा। ठीक है ना, बेंगाली वेंकैया का। और ये जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे मान्यता मिली। ठीक है, इसके बाद देखिए, आजादी से 4 दशक पूर्व किसने सर्वप्रथम विदेश में भारत का झंडा लहराया था? ठीक है, यहां पर एक दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले देखिए दक्षायन वेलायुधन, ये सब जो है हमने इसलिए इसको चुना है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस हमने इस तरह से बनाए हैं कि इसमें हर चीज जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर ये 3 जो है, दक्षायन वेलायुधन, ये भारत की पहली महिला, दलित महिला ग्रेजुएट है। ठीक है, पहली दलित महिला ग्रेजुएट जो संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य भी थी। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षायन वेलायुधन। ठीक है, दक्षायन वेलायुधन की अगर बात आएगी तो दक्षायन वेलायुधन जो है वो क्या है कि भारत की पहली दलित महिला ग्रेजुएट थी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। बेगम अयाज रसूल की अगर बात आएगी तो ये संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य, मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम बेगम अयाज रसूल। भीकाजी कामा का नाम जो है ये पारसी महिला थी, और इनका योगदान क्या है कि ये भारत के बाहर 1907 ईस्वी में जर्मनी, स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने जो है भारत का एक झंडा इन्होंने लहराया था। और ये वास्तव में मैडम भीकाजी कामा वहाँ पे गई थी, वहाँ पर जो है वो क्या है कि एक प्रोग्राम था, इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट प्रोग्राम था, सेकेंड इंटरनेशनल जो है प्रोग्राम था सोशलिज्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे गए तो वहाँ पर सबको अपने अपने देश का झंडा जो है प्रस्तुत करना था। तो मैडम भीकाजी कामा जो है वो क्या है कि उनको झंडा वो जो है ब्रिटेन की तरफ, चूंकि भारत पर ब्रिटेन का शासन था तो उसको ब्रिटिश झंडा दिया गया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश झंडा छोड़कर अपने हिसाब से उन्होंने एक तिरंगे की कल्पना की और उन्होंने जो है वहां पे लहराया। तो ये जो है वो कहा जाता है कि ये बहुत ही साहसी काम था। और हिंदुस्तान के बाहर अगर सवाल ये पूछा, और अगर सवाल नहीं, ये कई बार ये सवाल आ चुका है कि किसने जो है झंडा लहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए, इसके बाद किस स्थान पर 1907 ईस्वी में भारत का झंडा लहराकर मैडम भीकाजी कामा देश विदेश में भारत का झंडा लहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? तो ध्यान रखिएगा, स्टुटगार्ट जर्मनी में, हमने आपको बता दिया। ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्र ध्वज की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्र ध्वज की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? हमने आपको बताया बेंगाली वेंकैया। अभी आगे बहुत सारे सवाल आएंगे हंसा मेहता के बारे में, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही 14 अगस्त की रात को
सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में, यह सवाल बहुत बार आ चुका है कि सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में, ठीक है, वो कौन सी महिला थी जिन्होंने संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या है कि सौंपा था, तो वो हंसा मेहता हो जाएंगे। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, हंसा मेहता। और पेंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा, तो यहाँ पे संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्र ध्वज की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? पेंगाली वेंकैया। और सिस्टर निवेदिता के बारे में ये आप जानिएगा, इनका रियल नेम जो है वो क्या था? इनका रियल नेम था मार्गरेट नोबल, ठीक है, इनका रियल नेम था मार्गरेट नोबल, ठीक है। इसी प्रकार गांधी जी की महिला शिष्या का नाम मीरा बेन था और जिनका मूल नाम मिस स्लेड था, ठीक है, जिनका मूल नाम मिस स्लेड हो गया। मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता का मूल नाम था, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। और उसके बाद मीरा बेन महात्मा गांधी की विदेशी महिला शिष्या, और जिनका मूल नाम मिस स्लेड था। ये भी सवाल जो है वो पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। और मैडम कामा के बारे में हमने बता दिया, सब के सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। भारत की आजादी के समय में किसके नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें विवाद भी है, ठीक है। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आप देखिएगा कि बहुत सारे में जेवी कृपलानी आंसर दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। सही जवाब जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर जो है वो कहा जाता है कि राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है। जेबी कृपलानी के बारे में भी आ गया, लेकिन वो सही नहीं है। 14-15 अगस्त की रात, जो अभी हमने बताया कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में किसने भारतीय नारियों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा को भेंट किया? तो हमने बताया हंसा मेहता। फिर से समझिएगा, फिर से ऑप्शन है पेंगाली वेंकैया। अब तक आपको याद हो गया होगा कि इन्होंने ही सबसे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एक समान जो है झंडे की कल्पना की। हंसा मेहता ने ही 14 अगस्त की रात को जो है संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया। सिस्टर निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल हो गया। मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी स्टुटगार्ट में इन्होंने क्या किया? अपना जो है राष्ट्रीय तिरंगा अपने हिसाब से लहराया, ठीक है। तो भारत के बाहर लहराने वाली जो है तिरंगा वो पहला। इसके बाद देखिएगा, भारत का एकमात्र भवन जिस पर एक साथ 3-3 तिरंगे फहराए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, सचिवालय है, संसद है, इंडिया गेट। ध्यान ये रखिएगा, इसका सही जवाब संसद है। संसद है, पार्लियामेंट हाउस है, वहां पर भारत का एकमात्र भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे जो है फहराए जाते हैं, ठीक है। एक दो चीजें और समझिएगा कि वास्तव में देखिए ध्वजारोहण, ठीक है, और झंडा फहराना, इन दोनों में अंतर है। हम लोग 15 अगस्त के दिन जो है ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी के दिन जो है वो क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। ध्वजारोहण, ध्वज को 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। इसके बाद यूनियन जैक, जो ब्रिटेन का झंडा, ये याद रखिएगा, ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक कहलाता था, ठीक है, कहलाता है। तो वो यूनियन जैक नीचे आया और हमारे देश का झंडा ऊपर गया, तो हमारे देश के झंडा का आरोहण हुआ, इसलिए 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण हुआ। और 26 जनवरी के दिन जो है वो क्या है कि झंडे में वो बंधा रहता है और उसके बाद जो है वो खुलता है, तो उसको अनफर्लंग कहा जाता है, ठीक है ना, उसको झंडा फहराना कहते हैं। और ये ध्वजारोहण होता है, 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत का एकमात्र भवन जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद, इंडिया गेट। तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि वो संसद हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन हो, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर जो है वो कौन थे? एडविन लुटियंस थे, ठीक है। एडविन लुटियंस जो है वो क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर। सचिवालय के डिजाइनर हर्बर्ट बेकर। याद रखिएगा, बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिर से एक बार देखिएगा, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? लुटियंस, एडविन लुटियंस ने। इसी प्रकार सचिवालय का डिजाइनर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, ठीक है, हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। संसद भवन का फिर से लुटियंस हो जाएगा, इंडिया गेट का फिर से लुटियंस हो जाएगा। तो इसमें सचिवालय का डिजाइनर हर्बर्ट बेकर ने किया, बाकी सबका डिजाइनर जो है वो कौन है? वो हो जाएंगे एडविन लुटियंस। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में, ठीक है,
चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, ठीक है, ये सवाल बहुत बड़ा है। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है और इस रॉक गार्डन का डिजाइनर जो है वो कौन थे? नेकचंद। नेकचंद रॉक गार्डन भी इसलिए उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके डिजाइनर, चंडीगढ़ के डिजाइनर पूछा जाएगा तो ली कार्बूसियर, ठीक है, ली कार्बूसियर चंडीगढ़ के डिजाइनर हो जाएंगे, जबकि रॉक गार्डन वहां पे स्थित है वो नेकचंद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, वह सरकारी संस्थान, इमारतों और स्कूलों की छत के अतिरिक्त भारत का एकमात्र मंदिर जिस पर तिरंगा शान से लहराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पहाड़ी मंदिर रांची, ठीक है। रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, यहाँ पर जो है तिरंगा लहराया जाता है। और रांची का पहाड़ी मंदिर पर क्यों लहराया जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने, जब अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ पे भारतीयों को पकड़कर फांसी की सज़ा दी जाती थी। तो वो एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है स्थल रहा, राष्ट्रीय आंदोलन का वो गवाह भी रहा है, ठीक है ना। इस वजह से वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। तो ये एकमात्र मंदिर जिस पर जो है तिरंगा शान से लहराया जाता है वो है पहाड़ी मंदिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसी प्रकार 16 किसके आंदोलन के कारण भारतीयों को कभी भी और किसी भी स्थान पर सम्मान के साथ झंडा फहराने का अधिकार मिला? इसका सही जवाब है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल एक्चुअली क्या है कि अमेरिका जब गए थे, वहाँ पे 2001 के आसपास में पढ़ने गए थे, वहाँ पे अपनी कंपनी भी है, इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे है। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब जो है सामान्य दिनों में झंडा जो है लहराने की बात करी, और बात करी तो उनके खिलाफ जो है वो क्या है कि शिकायत की गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी जो है वो क्या है कि बात की गई। तो फिर नवीन जिंदल ने फिर इसके लिए संघर्ष किया और उन्हें ये लगा कि एक भारतीय को कभी भी सम्मान के साथ झंडे अपने साथ रखने का, फहराने का उनको राइट होना चाहिए। और फिर उन्होंने संघर्ष किया और उन्हीं के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 2002 को जो है कह सकते हैं कि आम भारतीयों को कभी भी सम्मान के साथ झंडा फहराने का कुछ शर्त के साथ जो है उनको अधिकार मिला। और उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 19 के तहत झंडा फहराने का अधिकार है और 19 के तहत जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, यानी युक्ति युक्त लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए हर बार जो है वो क्या है कि ये बातें की गई, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसके आंदोलन के कारण भारतीयों को कभी भी और किसी भी स्थान पर सम्मान के साथ झंडा फहराने का अधिकार मिला। कब भारत के आम नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी दिन और किसी भी स्थान पर झंडा फहराने का अधिकार मिला? हमने अभी भी बताया 26 जनवरी 2002 जाकर, ठीक है। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहली बार कब एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था? ये 29 मई 1953 ईस्वी को चढ़े थे, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब 29 मई 1953 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 29 मई 1953 शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहली बार कब एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था? 29 मई 1953 ईस्वी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखिए और है। और हिमालय पर पहली बार इन लोगों ने, मतलब जो शेरपा तेंजिंग थे ना, वो कई बार गए, कई बार असफल हुए थे, लेकिन जब फाइनली सफल हुए 29 मई 1953 को, उसके पहले जब गए तो वहाँ पर फिर से असफल हो गए। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि मैं फिर से आऊँगा और तेरी ऊंचाई उतनी ही होगी, लेकिन मैं तुम पर सवार होकर अपना सर मस्तक तुमसे भी ऊंचा कर जाऊंगा। और ये जो है वो क्या है कि उन्होंने कहा था और उन्होंने कर दिखाया। 29 मई 1953 ईस्वी को उन्होंने जो है वो क्या हुआ कि उन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया था। और ध्यान रखिएगा, एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान कहाँ पर स्थित है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है हुबली जो है इसका सही जवाब है। ये एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का कार्य करता है। हुबली कर्नाटका में स्थित है, बेंगलोर के पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने कब अपनाया? अभी बताया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने पशुओं का अंकन हुआ? इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है आप समझिए, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसमें 4 शेर जो है बैक टू बैक किए जो है वो क्या है कि खड़ा है, ठीक है।
इसमें एक चक्र यहाँ बना, एक चक्र यहाँ बना, एक चक्र यहाँ बना, इसी के पीछे एक चक्र है, और हर एक चक्र के बीच में एक एक पशु है। दो चक्र के बीच में एक पशु, 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 दो चक्र के बीच में एक पशु हो गया। तो 1 2 3 4, 4 पशु इधर हो गए और 4 पशु इधर हो गए, ठीक है। और इधर जो 4 पशु है वो कौन कौन सा है? ये हाथी हो जाएगा, घोड़ा है, ठीक है, सांड है और सिंह है, ठीक है। और ऊपर जो है 4 सिंह है, तो 4 सिंह हो गया, यानी 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो 4 जानवर इधर हो गया, 4 जानवर इधर, तो टोटल जानवर कुल कितने पशुओं का अंकन हुआ है? तो कुल कितने पशुओं का अंकन हुआ है? तो वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पशुओं का अंकन जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में वो कितने हैं? 8, ठीक है। इधर हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह और ये 4 शेर हो गया, तो ये हो गया, यानी कि टोटल शेर जो है वो 5 हो जाएंगे। और जो है यानी कि टोटल अगर पशुओं के प्रकार की बात की जाएगी तो वो 4 ही है, 1 2 3 और सिंह, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। लेकिन टोटल जानवरों की संख्या पूछा जाएगा तब 8 हो जाएगा। टोटल जानवरों का प्रकार पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। कितने शेर हैं इसमें? तो 5 शेर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे में ऐसे ही सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने प्रकार के पशुओं का अंकन हुआ है? तो कुल कितने प्रकार के पशुओं का अंकन हुआ है? तो वो क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? हाथी, घोड़ा, सांड, बाघ। ध्यान रखिएगा, बाघ का अंकन नहीं है, सिंह का अंकन है। हाथी है, हा घो सा सी, हा घो सा सी, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह, ये 4 जानवर हैं। इन चारों जानवरों का अंकन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी बाघ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाथी तो सही हो गया, घोड़ा सही है, सांड सही है, बाघ का अंकन नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है देखिएगा, किस संग्रहालय में सुरक्षित सम्राट अशोक सिंह स्तंभ की जो है अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली है? तो ध्यान रखिएगा, ये सारनाथ में है, ठीक है। सारनाथ में स्थित है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, ठीक है। मुंडको उपनिषद से। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता के संवादों का उल्लेख है। ये बहुत बार पूछा गया है कि यमराज नचिकेता के संवादों का जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है? कठोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया वहीं से, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से जो है भारत का इतने सारे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको देखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसमें किया था? आनंद मठ में। कांग्रेस के 1896 के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। तीसरा हो जाएगा, कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी ने। वंदे मातरम का अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया था? अरविंदो घोष ने। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस प्रसिद्ध सितार वादक द्वारा राग सरंग में गाया? तो पन्नालाल घोष गलत है, यदुनाथ भट्टाचार्य होगा, ठीक है। इसके बाद वंदे मातरम गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्र गीत के रूप में अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। फिर भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने संगीतबद्ध किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। संविधान सभा ने अपने चतुर्थ अधिवेशन में राष्ट्र ध्वज का अंगीकरण कब किया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आजादी से 4 दशक पूर्व किसने सर्वप्रथम विदेश में भारत का झंडा लहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा। और दक्षायन वेलायुधन के बारे में बताया, ये भारत की पहली दलित महिला ग्रेजुएट है, संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम सदस्य बेगम अयाज रसूल हो गए, ठीक है। इसके बाद किस स्थान पर 1907 ईस्वी में भारत का झंडा लहराकर मैडम कामा विदेश में भारत का झंडा लहराई? जर्मनी स्टुटगार्ट। संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रध्वज की सर्वप्रथम कल्पना किसने की थी? बेंगाली वेंकैया ने। भारत की आज हंसा मेहता के बारे में बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज सौंपा था। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबल नाम था, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय में किसके नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रध्वज को अपनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 13 हो जाएगा, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में किसने भारतीय नारियों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को जो है प्रस्तुत किया था? तो वो क्या हो जाएगा? हंसा मेहता बता ही दिया, ठीक है। भारत का एकमात्र भवन जिस पर एक साथ 3 तिरंगे लहराए जाते हैं, संसद भवन हो जाएगा। सरकारी संस्थान, इमारतों, स्कूलों की छत के अतिरिक्त पहाड़ी मंदिर रांची एकमात्र
एकमात्र मंदिर है जहां पर तिरंगा शान से लहराया जाता है। किसके आंदोलन के कारण? भारतीयों को कभी भी और किसी भी स्थान पर सम्मान के साथ झंडा फहराने का अधिकार मिला? नवीन जिंदल। इसके बाद कब भारत के आम नागरिकों को भी अपनी इच्छा से किसी भी दिन और किसी भी स्थान पर झंडा फहराने का अधिकार मिला? 26 जनवरी 2002 को। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहली बार कब एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था? 29 मई 1953 ईस्वी को। एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान कहां पर स्थित है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का कार्य करता है? वो हो जाएगा हुबली, कर्नाटका। ठीक है। इसके बाद अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने पशुओं का अंकन हुआ है? टोटल पशुओं का अंकन 8। ठीक है। कुल कितने प्रकार के पशुओं का अंकन है? 4। ठीक है। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? बाघ का। ठीक है। किस संग्रहालय में सुरक्षित सम्राट अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया? सारनाथ। ठीक है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? वो है मुंडकोपनिषद से। ठीक है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस प्रकार ये 25 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हमने आज जिक्र किया। उम्मीद करता हूं कि पहले एपिसोड की तरह यह एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। फिर हम लोग कल एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।